अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन होती क्या है? तो फ्रिक्शन बच्चों एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकती है या अपोज करती है। तो एक ऐसी फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है उसे अपोज करती है वो कहलाती है फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जैसा कि ये मैं स्टिक की आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि ये जो माचिस जलती है, ठीक है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये नहीं जलेगी। इसी तरह जब आप जो है वो किसी चीज़ को काटते हैं तो उसमें भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये चिंगारियाँ वगैरह निकल रही हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के मतलब हमें बेनिफिट्स भी हैं और कुछ जगहों पे नुकसान भी हैं। अब वो क्या बेनिफिट्स हैं या क्या नुकसान है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के जो लेक्चर हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन होती क्या है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन कोई बॉडी क्यों ऑफर करता है, इसके अलावा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है और उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या है। तो इन तमाम बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। अब बच्चों जैसा कि आपको बताया कि फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को अपोज करती है। तो ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं सॉलिड्स के अंदर। उनमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये दो हैं जो हमारी बुक में डिस्कस है। पहला है नेचर ऑफ टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट। इसमें जैसा कि अगर आप ये और बी फिगर देखें तो आप देखेंगे कि फिगर ए में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी एज कंपेयर टू फिगर बी के। यानी कि कोई जो पर्सन है वो स्केटिंग करना चाहता है तो जाहिर है उसके लिए जो है वो आइस होनी चाहिए, वो बी पर वही काम नहीं कर सकता। तो उसकी वजह क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट है। तो डिफरेंट सरफेसेस डिफरेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऑफर करती हैं। अब अगर मार्बल का फ्लोर है और ब्रिक का फ्लोर है तो जाहिर है कि जो मार्बल का फ्लोर है वो कम फ्रिक्शन ऑफर करेगा एज कंपेयर टू ब्रिक के। क्यों? क्योंकि दोनों की जो नेचर ऑफ सरफेस है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह अगर बारिश होने से पहले आप देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होती है, लेकिन बारिश होने के बाद आप देखेंगे फ्रिक्शन चेंज हो जाती है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है ग्राउंड की। तो मीन के वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ सरफेस पहले से कुछ चेंज हो गई जिसकी वजह से फ्रिक्शन चेंज हो गई। तो नेचर ऑफ सरफेस का मतलब ये है कि कोई सरफेस क्या स्मूथ है या रफ है। जो स्मूथ सरफेस है वो कंपैरेटिवली कम फ्रिक्शन ऑफर करती है एज कंपेयर टू रफ सरफेस के, और जाहिर है रफ सरफेस ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करती है। अब क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है कि स्मूथ सरफेस कम फ्रिक्शन क्यों ऑफर करती है और रफ सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन क्यों ऑफर करती है। ये बात हमने नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में डिस्कस की है। फिर नेक्स्ट है प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। प्रेसिंग फोर्स, अगर आप प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। अगर आप कभी वाइट बोर्ड पर जो वर्ड्स लिखे हैं उसे अपना हाथ जो है डस्टर को बगैर प्रेस किए अगर आप अरेज करने की ट्राई करें तो वो इतनी क्लियरली अरेज नहीं हो सकेंगे जितना कि आप ज़रा हाथ को जोर देकर फिर जो है वो अरेज करने की ट्राई करें वाइट बोर्ड पर जो लिखा है। तो मीन के प्रेसिंग फोर्स जब आप ज़्यादा करते हैं तो कंपैरेटिवली इजीली आप जो है वो उसे अरेज कर सकते हैं वर्ड्स को जो वाइट बोर्ड पे लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू जब आपने उसे प्रेस नहीं किया। इसी तरह अगर आप पेंसिल के जो इरेजर है उससे अगर पेंसिल वर्क को इरेज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर आप प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्ड्स को अरेज कर सकेंगे इसके जब आपने पेंसिल को जो है वो कम प्रेस किया होगा, पेंसिल के इरेजर को कम प्रेस किया होगा। तो मीन के जो प्रेसिंग फोर्स है वो भी अफेक्ट करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और प्रेसिंग फोर्स से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। प्रेसिंग फोर्स से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अगर बारिश के बाद अगर आप
कभी चलते हुए अपने आप पे गौर कीजिएगा तो आप पाँव को ज़्यादा दबा के चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अब आपके माइंड में होता है कि अगर आप उस सरफेस को ज़्यादा दबा के चलेंगे तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह अगर आप दरख्त पे चढ़ें, दीवार पे चढ़ें, तो आप जितना ज़्यादा हार्ड प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो अगर आपसे ऑर्डर पूछूं कि किस पे प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है, क्या ए पर, बी पर या सी पर, ठीक है। तो आप देखें कि जो ए है उस पर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली बी के, और सी पर प्रेसिंग फोर्स सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ए पर जो वेट है वो बी का भी है और सी का, जो बी है उस पर सिर्फ सी का वेट है और सी पर किसी का भी नहीं है। तो ए पे प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब है ये ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करेगा एज कंपेयर टू बी और सी के। इसी तरह अगर पूछा जाए कि अगर कार है और क्रेन है या कोई भी उससे कंपैरेटिवली हैवी है, तो कौन ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करेगा, जिसकी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा है। तो मीन के वेट भी एक फैक्टर है कि कौन सा फ्रिक्शन। अब जैसा कि एक टेबल है, अब टेबल पे आपने वेट ना रखा हो, कोई और चीज़ें ना रखी हो, तो आप उसे इजीली जो है वो मतलब जो है वो ड्रैग करके घसीट के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब आप उसी टेबल पे मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं, अब आप उसे घसीटने की ट्राई करें तो आप उतनी आसानी से ड्रैग नहीं कर सकेंगे। अब आप उसे क्यों इजीली ड्रैग नहीं कर सकते? क्योंकि आपने उसके ऊपर वेट को बढ़ा दिया। तो जब वेट ऊपर इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दो फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ टू सरफेस, यानी कि सरफेस स्मूथ है या रफ, और दूसरी प्रेसिंग फोर्स। कोई बॉडी फ्रिक्शन क्यों ऑफर करती है? अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं तो इसमें बच्चे होता यह है कि बज़ाहिर जो सरफेस स्मूथ नजर आती हैं वो इतनी होती नहीं है। तो सरफेस उतनी ज़्यादा स्मूथ होती नहीं है। अगर हम किसी स्मूथ, बज़ाहिर स्मूथ नज़र आने वाली सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो आप देखेंगे उस पर भी पिट्स एंड बम्प्स, यानी कि उस पर भी इरेगुलरिटीज़ हैं छोटे मोटे। जिस तरह जो है वो कोई सरफेस रफ नहीं नज़र आती, वैसे आपको पिट्स एंड बम्प्स मतलब नशेबो फ्रांस, यानी कि ऊपर नीचे जो है वो आपको सरफेस नज़र आएगी, रैंडमनेस उसमें नज़र आएगी, बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र नहीं आएगी। तो जब एक के रैंडम सरफेस दूसरे के रैंडम सरफेस से आपस में कांटेक्ट करते हैं, जैसा कि फर्ज करें कि ये एक के रैंडम सरफेस है ना, ये एक सरफेस की रैंडमनेस है, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरी है, ये दूसरी सरफेस के मतलब जो उसके रैंडम आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जब एक के जो रैंडम पॉइंट्स हैं वो दूसरी सरफेस के रैंडम पॉइंट से, इरेगुलर पॉइंट से मिलते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है, ठीक है, ये जो रफ सरफेसेस का आपस में मिल जाना है, ये क्या कहते हैं, फ्रिक्शन का सबब बनते हैं और फिर मोशन को अपोज करते हैं। तो ये जो रफ, ये जो सरफेसेस हैं, ठीक है ना, इन्हें जो है वो कहा जाता है कोल्ड वेल्ड्स, ठीक है। तो ये जो रफ सरफेसेस हैं ये वाली, ये क्या कहलाती हैं? कोल्ड वेल्ड्स। तो एक के मतलब ये जो है वो रफ सरफेसेस की इंट्रैक्शन है, ये फ्रिक्शन का सबब बनती है। तो क्या होता है, मोशन को क्यों ये अपोज करती है? यानी कि जो सरफेस बज़ाहिर स्मूथ नज़र आती है वो स्मूथ नहीं होती, बल्कि ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं। ये होता यह है कि जो एक्चुअल में जो एटॉमिक लेवल पर वो जो है जो सरफेस है वो रैंडम होती है।
और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्योंकि वो उस पे पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, तो एक के रफ पैचेस दूसरे के रफ पैचेस के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। तो एक के रफ पैचेस जब दूसरे के रफ पैचेस से इंटरेक्शन करते हैं तो ये जो है वो आपस में इंटरलॉक सरफेस हो जाती है, और जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे स्लाइड करने की ट्राई करते हैं तो यही जो सरफेसेस हैं, यानी कि जिन्हें कोल्ड बेल्ट्स कहा जा रहा है, ये मोशन को रेजिस्ट करते हैं और मोशन को अपोज करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मोशन को अपोज करेगा, मीन कि इसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होगी। फर्ज करें कि जैसा कि अगर ये एक फर्ज करें कि फ्लोर है और उस पर हम एक बॉल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये बॉल है, अब फर्ज करें बॉल इधर जा रही है, ठीक है, ये है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट होगी, इसके ऑपोजिट। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट होगी। इसी तरह फर्ज करें अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, जैसे कि कोई बच्चा स्लाइड करके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, अपवर्ड। तो ये मोशन को अपोज कर रही है। इसी तरह अगर कोई जो पर्सन है वो अपने पांव से जमीन को पीछे धकेल रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, आगे की तरफ। तो ये मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। इस वजह से जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो फोर्स लगाती है किसी दूसरी बॉडी पे, उसमें काफी सारा हिस्सा फ्रिक्शन कंज्यूम कर जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, फर्ज करेंगे एक बॉडी है, अब आपने इस पे फोर्स लगाई, ठीक है, तो इसमें कुछ फोर्स कंज्यूम हो जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे ओवरकम करने में। तो जितनी भी आप फोर्स लगाते हैं वो सारी की सारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि उसमें से कुछ फोर्स फ्रिक्शन को मतलब जो है ओवरकम करने में कंज्यूम हो जाती है। फर्ज करें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 10, ये ऐसे फर्जी वैल्यू है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 और आप उस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं 100 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, ये मैंने ऐसे फर्जी वैल्यू ली कि 10 है, और आपने उस बॉडी पे उस सरफेस के मुताबिक वो फोर्स लगाई 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी। 100 में से 10 न्यूटन निकल जाएंगे और बाकी बचेंगे 90 न्यूटन। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है वो कितनी होगी, 90 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन ज़ाया हो गई, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से जो बॉडी की जो नेट फोर्स है वो भी कम हो जाती है और जाहिर है नेट एक्सेलरेशन भी कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो हम नेट फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि नेट फोर्स का मतलब है जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उन तमाम का सम, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है वो हमेशा जब निकालते हैं तो उसमें जितनी भी आपने फोर्स लगाई है उसमें से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे माइनस करके लिखेंगे प्रैक्टिकल वैल्यू में। होता यह है कि जब हम आमतौर पे कंसीडर करते हैं ना तो फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं। हम जैसे कि फ्रिक्शन लेस पुली वाला आपने टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जब जीरो लेते हैं तो उस वक्त जितनी भी फोर्स लगाई है वो हम कहते हैं कि तमाम की तमाम कंज्यूम हो गई बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अब बच्चे हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ने लगे। अब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ये जानने के लिए बच्चों आप एक पिक्चर कंसीडर करें, ठीक है। फर्ज करते हैं ये हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, सही। अब इसमें है क्या कि होता ये है कि जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं ना, ठीक है, सॉरी, जब आप अपनी फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, तो उस बॉडी और जो सरफेस है उसके दरमियान एक खास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाती है। अब होता यह है कि जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है, ठीक है। फर्ज करें कि ऐसे फर्ज करते हैं कि ठीक है आपने लगाई 10 न्यूटन फोर्स, अब आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है, और उसके नतीजे में जो फ्रिक्शन है वो भी अब बॉडी मूव नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि
जो बॉडी जो सरफेस है उसने भी, जो सरफेस पे फ्रिक्शन है वो भी कितनी है 10 न्यूटन या उससे ज़्यादा। अब फिर आप क्या करते हैं कि चलें जी 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो बॉडी मूव नहीं की, आप फोर्स को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आप अपनी अप्लाइड फोर्स को फर्ज करते हैं 20 कर देते हैं। अब अगर बॉडी मूव नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू उतनी है या उससे ज़्यादा है कि वो बॉडी मूव नहीं कर सके। आप उसको और बढ़ा देते हैं, आप उसको बढ़ा के फर्ज करें कि 40 न्यूटन कर देते हैं, सही। अब आप उसे जो वैल्यू है उसे बढ़ा के 40 न्यूटन कर देते हैं, सही। अब आपने 40 न्यूटन कर दिया तो इधर फ्रिक्शन भी से के बॉडी अगर मूव नहीं की तो हम कहते हैं जो फ्रिक्शन है वो भी कितनी है 40 न्यूटन ही है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ठीक है। अब आप यूं करते हैं कि लेकिन थोड़ी सी फोर्स और बढ़ा दें से कि हम कहते हैं कि 50 कर दें। अब बॉडी यूं लगता है कि 50 न्यूटन पे अब बॉडी हिलने लगी है, मतलब अगर मैंने और थोड़ी सी फोर्स लगाई तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन अभी भी बॉडी ने मूव किया नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ाई तो अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाई तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं फोर्स को 50 से बढ़ा के 51 करता हूं, से एज एग्जांपल के तौर पे 50 से 51 किया, ठीक है। अब ये अप्लाइड फोर्स में लिखना था। अब 50 से फोर्स बढ़ा के उसे हम कर देते हैं 51। अब जैसे ही 51 करते हैं तो बॉडी मूव करना हल्का हल्का मूव करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि 50 न्यूटन फोर्स ना लगाए। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस बॉडी ने ऑफर की वो कितनी थी 50 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन लगाई, बॉडी मूव ना की, 20 लगाई, 30 लगाई, 40 लगाई, 50 लगाई, लेकिन बॉडी मूव नहीं की। तो 50 से जैसे ही आप थोड़ी सी फोर्स बढ़ाते हैं तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 न्यूटन इस जगह की मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब आप कोई अपनी अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है, ठीक है। जब आप किसी जगह फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो कोई जो सरफेस है वो एक मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट कर सकती है। तो बॉडी के मूव करने से जरा पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट, इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, कि फ्रिक्शन की एक खास हद है। हर सरफेस के लिए एक खास हद है कि फ्रिक्शन वो इतनी ऑफर कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा कि अगर आप किसी से वो क्या कहते हैं पंजा वो लड़ाते हैं ना, कि दो दोस्त जो हैं वो एक दूसरे का हाथ जो है वो नीचे लगाने की ट्राई करते हैं टेबल पे। तो जो हारने वाला है वो, तो ये बच्चों किस पे डिपेंड करती होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। किस पे? नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन मतलब प्रेसिंग फोर्स पे। नॉर्मल फोर्स क्या होती है बच्चों, इसके बारे में न्यूटन थर्ड लॉ में मैंने कुछ बात की थी। उसमें था ये बच्चों कि अगर आप किसी सरफेस के ऊपर खड़े हैं या बैठे हैं तो आप सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो सरफेस जो आप पे फोर्स लगाती है वो कहलाती है नॉर्मल फोर्स। वो अगर आप सीधे खड़े हैं या बैठे हैं तो ये इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है कि अगर आप किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर हैं, फ्लैट सरफेस, ठीक है, फॉर हॉरिजेंटल सरफेस, इधर लिखा भी हुआ है, ठीक है, फॉर हॉरिजेंटल सरफेस। इसका मतलब है कि अगर हॉरिजेंटल ना, हॉरिजेंटल ये है कि फर्ज करें कि ये एक सीधी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ना,
ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ये फ्लैट सरफेस पे पड़ा है, तो उस वक्त क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो क्या होगा कि जितना उसका वेट है उससे प्रोपोर्शनल है। और वेट का जो रिएक्शन होता है, यानी कि वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जो अर्थ ने लगाई है ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट उसके रिएक्शन के तौर पे सरफेस पे लगाता है, वो कहलाती है नॉर्मल रिएक्शन आर। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि अगर सरफेस ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो और उस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, कोई सरफेस है और वो ऐसी है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, अब उसके लिए ये फिर फार्मूला इस फॉर्म में, उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, फिर इस फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं कह रहा था ये है, आप फर्ज करें एफ एस। अब जितना ज़्यादा मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन है। एफ एस प्रोपोर्शनल है आर के। अब आपको याद हो कि प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में चेंज करते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में जब आप चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है, ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कहा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ एस वो प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, मतलब जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ठीक है, उसके उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ऑफर करेगी। जैसे कि आपको बताया था कि अगर टेबल है उसको घसीटना आसान है, लेकिन टेबल के ऊपर वेट पड़ा है तो उसे घसीटना या ड्रैग करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब वो ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करेगा, क्योंकि उसके ऊपर वेट ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल इसे इक्वल में चेंज करें तो म्यू आर, और यानी कि प्रोपोर्शनल को इक्वल के साइन में चेंज किया तो ये जो म्यू लगाया है ना, म्यू, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, मैं इसे आर को इक्वल टू वेट कंसीडर कर रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सरफेस के लिए, ये नॉर्मल सरफेस के लिए है। जैसे कि आपको बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होगी तो ये वेट सिंपल वेट के इक्वल नहीं है, फिर उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज हो जाता है वो नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, अभी इसमें नहीं। तो ये r इज इक्वल टू वेट के बराबर है, तो एफ एस की जगह एफ एस ही पुट कर देंगे, म्यू की जगह म्यू और r की जगह एम जी पुट कर देंगे। तो इस तरह जो फाइनल फार्मूला बन जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस, वो क्या है, इक्वल टू म्यू एम जी। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो हम जो मेन बातें हैं वो रिपीट कर लेते हैं। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि जो हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो मोशन है उसे अपोज करती है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सॉलिड्स में दो मेन फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ सरफेस पे और जो दूसरी है वो प्रेसिंग फोर्स पे। नेक्स्ट क्या था, फ्रिक्शन क्यों ऑफर, एक बॉडी फ्रिक्शन क्यों ऑफर करते हैं जब दो बॉडीज एक दूसरे पे स्लाइड वगैरह हम करते हैं या मूव कराने की ट्राई करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि कोई भी बज़ाहिर नज़र आते हैं ऑब्जेक्ट स्मूथ, लेकिन वो स्मूथ होते नहीं, बल्कि उन पे जो रफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, वो जो रफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन ऑफर होती है। जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है। हम और बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ती है। लेकिन किसी भी बॉडी और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो एक खास हद तक बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। मीन के कोई भी जो सरफेस है और बॉडी है उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो एक खास हद तक बढ़ सकती है। तो वो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऑफर करेगी वो सरफेस, वो कहलाएगी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस। और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? हम किसी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, सरफेस जो हम पे फोर्स लगाती है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये वेट के इक्वल होती है। तो हम इसका रिलेशन यूँ लिखते हैं, एफ एस प्रोपोर्शनल है आर के, और
प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर के। म्यू आर को जो म्यू है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू किसके इक्वल है, क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिफरेंट सर्फेसेस के लिए डिफरेंट होता है। जो ज़्यादा रफ सरफेस होगी उसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस होगी उसकी वैल्यू म्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये जो है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। एफ एस क्या है, फोर्स, आर भी क्या है, फोर्स। तो जब दोनों फोर्सेस हैं तो उसका यूनिट न्यूटन, नीचे वाली फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाता है, तो ये जैसे एक नंबर आ जाता है। और बस बच्चों यही बताना था। ठीक है, फिर इसके फ़ायदे भी हैं फ्रिक्शन के कि ये साइकिल को आपने रोकना हो, खुद आपने चलना हो, तो ये तमाम चीज़ों के लिए लिखना हो तो फ्रिक्शन आपके काम आती है। तो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।